प्रदेश में गेहूं की फसल हरी भरी लहलहा रही है। ये फसल कहीं बाली बनने की अवस्था पर है तो कहीं बढ़वार की अवस्था पर। लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल पर कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप हो रहा है। इसलिए फसल को इन कीटों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा से। आज हम गेहूं की फसल में लगने वाले प्रमुख कीड़े मकोड़ों, उनके लक्षण, उनकी पहचान करना, उनके प्रबंधन की तकनीकों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे गेहूं में लगने वाले प्रमुख कीड़े। इनमें बहुत सारे कीड़े लगते हैं। उनमें सबसे जो प्रमुख कीड़ा होता है बुआई के समय जमने की अवस्था में लेकर करके अगर हम बात करें तो उनमें टर्माइट यानी कि दीमक एक बहुत ही अहम कीड़ा है। दूसरा अहम एफिड यानी माहू का प्रकोप होता है, लाही जिसको हम बोलते हैं। और चौथा जो सबसे अहम कीड़ा है आर्मीवर्म या जिसको हम सैनिक कीट बोलते हैं। ऐसे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालें सबसे पहले कि सबसे पहला कीड़ा हमारा जो टर्माइट है। फसल की बुआई के कुछ ही दिनों उपरांत यदि अगर हम देखें हमारी फसल जैसे ही 2 सप्ताह से 3 सप्ताह की फसल होगी, सिंचाई करने के उपरांत या जस्ट कुछ ही दिन पहले अगर हम देखें तो हमारी फसल अचानक पीली सी पड़ने लगती है। और ऐसे में अगर उन पौधों को उखाड़ करके हम देखें तो हमें देखने से लगता है कि इनकी जड़ों को कोई न कोई कीड़ा मकोड़ा और कोई शत्रु खाया हुआ। वो कोई कीड़ा नहीं होता, वही टर्माइट या दीमक जिसको हम कहते हैं वही होता है। वो मिट्टी में ही रहता है, जैसे उसके लिए उपयुक्त भोजन ऊपर में मिलता है वो खाना शुरू कर देता है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दीमक के द्वारा भारी नुकसान उठाना पड़ता है और कभी कभी तो किसानों को लगाई गई लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके द्वारा समय रहते इस कीट पर नियंत्रण कर लिया जाता है तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। एक तो दीमक हो गया, दूसरा हमारा हो जाता है कजरा पिल्लू, एक बोलते हैं कजरा पिल्लू का प्रकोप भी इसी समय होता है। बुआई से 3 सप्ताह 4 सप्ताह तक 1 महीने तक लगभग कजरा पिल्लू का प्रकोप रहता है। ये कजरा पिल्लू फसल को शुरुआत में ही अंकुरित होते समय ही काट कर करके जड़ से, मिट्टी से सटे हुए भाग से जड़ से काट कर करके गिरा देता है। तो टर्माइट और कजरा पिल्लू इन दोनों के प्रबंधन के लिए यदि अगर हम बात करें किसान भाई, सबसे पहले हमें बुआई के समय ही चाहिए कि हम अपने गेहूं के बीज को कम से कम एक कीटनाशी यानी क्लोरपाइरीफास नामक दवा है, क्लोरपाइरीफास 20 EC नामक दवा है। इस दवा की 8 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति केजी बीज के ऊपर में छिड़क कर करके उसको हाथ से हमें पूरी तरह से लगा देना चाहिए। अगर हम इस तरह से बीज उपचार कर लेंगे तो लगभग कजरा पिल्लू और दीमक का दोनों के प्रकोप से बच जाएंगे। किसान भाइयों, जिन खेतों में दीमक का प्रकोप होता है उन खेतों में सड़े गले गोबर का ही प्रयोग करें। इसके अलावा दीमक से फसलों को बचाने के लिए खेत की अंतिम जुताई से पहले क्विनालफॉस 25 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर प्रयोग करके खेत में मिला दें। अब हम आते हैं अपने अहम सबसे प्रमुख कीड़े की बात करते हैं, जो हमारा रूट एफिड या आप बोलते हैं उसको जड़ माहू या लाही लोकली जो बोलते हैं। इस कीड़े का प्रकोप पूरे फसल में 2 बार इसके आक्रमण होने के चांसेस रहते हैं और होते हैं ज़्यादातर। है ये माहू या लाही अगर हम बात करें तो ये पत्तियों से, कोमल पत्तियों से रस चूसेंगे, उनके टहनियों से रस चूसेंगे, या जो तने अभी बढ़वार और वृद्धि की तरफ में है उनसे ये रस चूस कर करके उनको रस विहीन बना देंगे, जिनसे उनमें सिकुड़न जैसी आ जाएगी और आपको लगेगा जैसे गलने जैसा दिखता है। अगर आप अपने खेत में इनकी पहचान के लिए जाके देखेंगे तो किसान भाई को हम एक सलाह देंगे कि अपने खेतों में कम से कम 3-4 दिन के अंतराल पर जब भी मौसम में बदली जैसा अगर असर कुछ दिखे तो उस समय अपने खेतों की तहकीकात करनी चाहिए। फिर फरवरी महीने से लेकर करके मार्च महीने तक का भी होने के आसार रहते हैं। अगर उन महीनों में हुए तब तक हमारे गेहूं की फसल जो अपनी वानस्पतिक वृद्धि के चरम सीमा पे रहती है, यानी कि परिपक्वता अवस्था की ओर अग्रसर रहती है। तो इस समय यदि अगर माहू कीड़े का प्रकोप होगा, पूरा पत्ती विहीन पूरा हमारा गेहूं का फसल दिखता है। तो इस तरह से इसकी पहचान और ये इसकी क्षति की प्रकृति रही। इनके प्रबंधन के लिए अगर आप थायामेथाक्सम एक दवा आती 25% WG, अगर इस दवा की या इमिडाक्लोपिड 17.8 SL
17.8 SL, इन दोनों में से किसी भी दवा का 1 ग्राम या 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल करके इनका खड़ी फसल में हमें छिड़काव करने से लगभग 20 से 21 दिन तक इनका असर रहता है और हम बचा सकते हैं। यदि अगर शुरुआती अवस्था या अगर लेट अवस्था में यदि अगर माहू के कीट का प्रकोप होता है तो 21 दिन के अंतराल पर पुनः एक बार फिर से हमें छिड़काव कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि गेहूं के फसल में लगने वाले सैनिक कीट का आक्रमण जब हमारा फसल का एक तरीके से परिपक्वता की ओर होता है, अभी फूल नहीं आया है, फूल नहीं आने की अवस्था के जस्ट ठीक पहले इसका आक्रमण होता है। ये सैनिक कीट यानी कि सैनिक, जैसा कि हम सभी नाम से ही परिचित हैं कि झुंड में ये आते हैं और ये साधारणतः पत्तियों के निचली सतह पे या जहाँ कहीं पे एक स्थान मिलेगा, इवन कहीं कभी मिट्टी में भी अंडे दे देंगे। उन अंडों से सूढ़ियाँ निकलेंगी, वो सूढ़ियाँ धीरे धीरे सभी पत्तियों पर फैल जाएंगी। पत्तियों पर भोजन के लिए ही फैलती हैं, पूरा झुंड में एक ही आसपास फैल जाएंगी और पत्तियों को जो इनका हरित भाग है, क्लोरोफिल कंटेंट भाग है, उनको वो खा करके पूरे पेड़ को अगर हम देखें तो उसको एक तरीके से केवल सीक नजर आएगा, चाहे उसका वो बीचला भाग हो और चाहे पत्ती का बीचला सिरा होता है। ये इनके नुकसान करने के, उनकी पहचान करने के तरीके हैं। और ऐसे में यदि अगर हम सैनिक कीट के प्रबंधन की बात करें तो जिस तरह से हमने आपको टर्माइट यानी अटर्माइट और गुजिया बिविल इन दोनों के बारे में बताया था, क्लोरपाइरिफास नामक दवा एक आती है 20 EC की, उसकी 3 लीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके खड़ी फसल में छिड़काव करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। या एक दवा आती है ट्राइक्लोरफान नामक दवा को भी हम उसकी 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके हम उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन कम लागत खर्च में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है, लेकिन अधिक लाभ के लिए इनकी देखरेख की सही जानकारी जरूरी है। तो जैसा कि इस समय फसलों में फूल भरपूर हैं, जिससे मधुमक्खियों को पराग और नेक्टर प्रचुर मात्रा में मिलता है, ऐसे में अधिक शहद उत्पादन के लिए इस समय इनकी देखरेख कैसे की जाए और शहद निकालते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अभिमन्यु यादव। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण होता है कि हमारे जहाँ बक्से शहद के जहाँ बक्से मधुमक्खियाँ हों वो धूप लगे, क्योंकि सर्दियों में आप जानते हैं जब ठंड ज़्यादा पड़ती है और धूप न लगती हो तो फिर हमारी मधुमक्खियों की जो क्रियाशीलता है, कार्य करने की क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए पहली बात तो ये कि जो बक्से हों वो साफ़ सुथरी जगह पर और धूप में रखे जाएं। दूसरी बात यह है कि पानी की व्यवस्था होना चाहिए। यदि साफ़ सुथरा पानी होता है तो मधुमक्खियों के लिए अच्छा होगा। तीसरी बात यह है कि बक्से ऐसी जगह में रखें जहाँ पर कि कोई फूल वाली फसल हो। जैसे अभी रबी का सीज़न चल रहा है और सर्दियों में सरसों बहुतायत से उगाया जाता है, तो सरसों के खेत के आसपास यदि मधुमक्खियों के बक्से धूप में साफ़ सुथरी जगह में रखे जाए तो सरसों में शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा यदि सर्दी ज़्यादा पड़ने लगे तो फिर हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी मधुमक्खियाँ कमज़ोर ना हों और वो ठंड से प्रभावित ना हो। ऐसी जगहों के लिए अगर धूप नहीं निकल रही, लगातार सर्दी हो रही है या सर्दियों में कभी कभार बरसात होने लगती है तो फिर छायादार स्थान पर भी रखना ज़रूरी होता है। और छायादार स्थान में रात के समय बोरा आदि से ढक देना चाहिए, जिससे कि बाहर का जो टेम्परेचर है, जो ज़्यादा ठंड होता है, वो अंदर न रहे और अंदर इतना कम से कम रहे टेम्परेचर कि हमारी मधुमक्खियों के लिए वो अनुकूल हो। इस समय आप विभाजन करके बक्सों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मौन वंशों का विभाजन करते समय भरपूर मात्रा में फूलों की उपलब्धता हो, पालन, पराग, नेक्टर भी प्रचुर मात्रा में हो, ऐसे मौन वंशों का ही विभाजन करें।
जिसमें नर की संख्या पर्याप्त हो। अगर आपने सुपर लगाया है तो सुपर से एक और मौन वंश तैयार कर सकते हैं। एक मौन वंश में अगर 10 फ्रेम है तो उसका मिश्रित विभाजन करें। एक मौन वंश में 2-2 फ्रेम निकालें और 8 फ्रेम का एक मौन वंश तैयार करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि यदि हमारे बक्सों को समय समय पर ध्यान रखें, चेक करें और 10-12 दिन 15 दिन के अंतराल पर यदि शहद इकट्ठा हो गया हो तो उसको निकाल करके अपनी मशीन या अन्य जो साधन है उनके माध्यम से शहद को निकाल ले। इस समय भरपूर मात्रा में फूलों की उपलब्धता होती है जिससे मधुमक्खियां अधिक मात्रा में शहद बनाती हैं। तो आप एक निश्चित अंतराल पर शहद भी निकालते रहें। शहद निकालते समय कुछ सावधानियां जरूर रखें, जैसे मौसम साफ होने पर ही शहद निकालें, सुबह 11 बजे के बाद ही शहद निकालें, स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें, जब श्रमिक मधुमक्खियां काम पर बाहर निकल जाएं तब शहद निकालें, 80% तक शहद भरे छत्तों से ही शहद निकालें, हल्का धुआं और ब्रश का प्रयोग करके मधुमक्खियों को हटाएं, उसके बाद ही शहद निकालें। छत्ते से अंडा, लार्वा और प्यूपा को वापस बॉक्स में रख दें। शहद का भंडारण एयर टाइट कंटेनर में करें और जल्द से जल्द शहद को बाजार भेज दें। शहद निकालने के बाद खाली छत्तों को बॉक्सों में रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि सील्ड ब्रूड और पराग युक्त छत्ते बराबर मात्रा में रखें। तो इस तरीके का ध्यान रखते हुए शहद निकालें और समय से शहद को निकालने के बाद अपने व्यापारी या मशीनों के माध्यम से उस शहद को छानें और रिफाइंड करके अच्छी पैकिंग करें और पैकिंग करके अच्छे रेट में बेचें। इस तरीके से यदि किसान भाई हमारे मधुमक्खी पालन का काम करेंगे और शहद का उत्पादन करेंगे, मधुमक्खियों का सर्दियों में ध्यान रखेंगे तो उनको अच्छा लाभ होगा। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, गन्ने की खेती में लागत अधिक आती है, लेकिन अगर किसान गन्ने की एक बार बुआई कर उससे 2 बार उत्पादन ले ले तो काफी मुनाफा कमा सकते हैं। गन्ने की दूसरी फसल को खूंटी फसल कहा जाता है, जो कि गन्ने की कटाई के बाद ली जाती है। तो इस फसल से आप अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, चलिए जानते हैं विषय विशेषज्ञ से। हम देखते हैं कि गन्ने के उत्पादन की बात करें तो इसमें जो पेड़ी वाला गन्ना होता है उसका बहुत योगदान होता है। आमतौर पर किसान इसे एक तरह से फ्री की फसल समझते हैं क्योंकि लागत इसमें कम लगती है और उत्पादन बेहतर मिलता है किसान को। अच्छे उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे पहली बात ये आती है कि उपयुक्त समय पर कटाई की जाए बाबक फसल की। गन्ने की पेड़ी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मुख्य फसल जब खेत में खड़ी हो तभी से कुछ प्रबंधनों को अपनाना होता है और इसमें भी कटाई के समय तो विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी लापरवाही से पेड़ी फसल का अंकुरण ठीक ढंग से नहीं होता। उपयुक्त समय तो इसकी पेड़ी रखने के हिसाब से देखा जाए फरवरी और मार्च का महीना सबसे उपयुक्त माना जाता है, परंतु किन्हीं कारणोंवश किसान को जनवरी में ही अपनी बाबक फसल काटना है तो उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बात है। पहली बात तो यह है कि कटाई से पहले सिंचाई करें तो उसके साथ में 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो पोटाश खाद होता है, उसका उपयोग कर दें सिंचाई के साथ में, तो उससे भी आपका फुटाव अच्छा होगा पेड़ी के लिए। दूसरी बात, आप इसमें देखें कि जो ताज़ा प्रेस मड जो मील से मिलता है, जो गर्म होता है बहुत, यदि उसकी 20 टन मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाली जाए तो उससे भी आपकी फुटाव अच्छा हो जाता है। तीसरी बात यह आती है कि गन्ने की कटाई के बाद पत्ती फैला दी जाए तो वो भी एक लाभदायक बिंदु है। तो ये तो जनवरी में कटाई में ध्यान रखी जा सकती हैं बातें। यदि ये नहीं करना है तो सबसे उपयुक्त समय जो है वो फरवरी और मार्च है। तो ये तो समय की बात थी। अब बात आती है कि कटाई की। कटाई में आमतौर पर ध्यान रखें कि जब आप पेड़ी के लिए गन्ने की कटाई करना है तो
जो अच्छा जो आपका बलकटी या हसिया जो भी दराती है उससे ज़मीन की सतह से मिलाते हुए काटना चाहिए, क्योंकि यदि ऊपरी सतह से काटेंगे तो ज़मीन के ऊपर जो ठूंठ रह जाते हैं और उन ठूंठों में जो आँखें होती हैं वहीं से फुटाव शुरू हो जाता है। तो ज़मीन की सतह से ऊपर से जो फुटाव होगा उससे मजबूत और अच्छा गन्ना नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान रखें कि ज़मीन की सतह से ही काटें। कटाई के बाद देखें कि तुरंत सिंचाई कर देना आवश्यक होता है। कभी कभी हम देखते हैं किसान कटाई कर देते हैं, उसके बाद पत्ती पड़ी है तो या तो उसे जला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जलाएंगे तो ठूंठ जलेंगे और हमारा फुटाव कम होगा। तो ये ध्यान रखें कि कटाई के बाद एक तो तुरंत सिंचाई भी कर देना आवश्यक है, जिससे कि जमाव जो फुटाव जिसे कहते हैं वो शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मुख्य फसल के पौधे सूख जाते हैं, जिससे खेतों के बीच खाली जगह छूट जाती है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। तो इस जगह को भरने के लिए आप क्या करेंगे, आइए जानते हैं। कि जब आप इसमें देखेंगे कि कहीं कहीं जगह जहाँ पर 2 फीट से अधिक की जगह आपको दिखती है, खाली है, मुड्डा नहीं है, तो वहाँ पर पहले से अंकुरित या ऊपर के हिस्से की आँखों वाले थोड़े छोटे टुकड़े वहाँ पर बो देना चाहिए, जिसे गैप फिलिंग कहते हैं हम। इससे भी हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। इस तरह की पद्धति को अपनाते रहेंगे, जो भराव वाली है, जो गैप होते हैं जगह स्पेस वाली, तो इससे उत्पादन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है और आपका उत्पादन बढ़ ही जाता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सहरसा जिला कटिहार के नरेंद्र सिंह ने। आपने लेयर मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हम सभी जानते हैं कि मुर्गी पालन में, चाहे वो ब्रॉयलर का हो या अंडा देने वाली मुर्गियां हो, कुल उत्पादन खर्च का लगभग 70 से 80% हिस्सा केवल आहार प्रबंधन में आता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अंडा देने वाली मुर्गियां करीब 18 से 22 सप्ताह के आसपास अंडा देने की शुरुआत करते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये 32 से 37वें सप्ताह के आसपास जाते हैं, इनको अंडा देने की जो संख्या होती है ये सबसे अधिक होती है। इस सप्ताह के आसपास 32 से 37वें सप्ताह के आसपास अमूमन मुर्गियां रोजाना एक अंडा देती हैं। इसके बाद ये करीब करीब 70 से 72 सप्ताह तक अंडे देने की क्षमता रखती हैं। ये अंडे देने की जो अधिकतम आयु है ये किसान के प्रबंधन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। किसान भाइयों, हमें मुर्गियों के आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनका आहार अच्छा होने से ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आपको प्रति मुर्गी आहार 100 ग्राम के हिसाब से देना चाहिए तथा इसी के साथ आपको विटामिन प्रचुर मात्रा में भी देनी आवश्यक होती है। ऐसे तो अधिकतर किसान भाई अपने मुर्गियों के दाना के लिए अधिकतर अच्छे कंपनियों के दाना पर ही निर्भर रहते हैं, जो कि अच्छे होते हैं। उनके अलग अलग उम्र के हिसाब से, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से उनके दाना का मिश्रण बनाया हुआ रहता है। अभी भी कुछ किसान भाई जिनके क्षेत्र में मकई या अन्य अवयव जो इसमें मिलाए जाते हैं मुर्गियों के दाने में, अगर सस्ते दामों में उपलब्ध रहते हैं तो वो अपने दाना मिश्रण खुद बनाने में भरोसा रखते हैं और ये दाना मिश्रण काफ़ी अच्छा होता है। इससे भी हम जो बाज़ार में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अधिक दामों में जो दाने मिश्रण उपलब्ध रहते हैं उसके बराबरी में हम अंडा उत्पादन ले सकते हैं। जो किसान भाई अपने से दाना मिश्रण बनाते हैं उनमें हम उन सबों को ये सलाह देना चाहेंगे, जो मुख्य रूप से जो पीली मकई दर्रा है उनको हम 45 से 47% के आसपास रखते हैं। जो सोयाबीन मील है उसे हम 12 से 14% के आसपास रखते हैं। खल्ली में 2 प्रकार की खलियां आप मिला सकते हैं। एक खल्ली जो मूंगफली की खल्ली होती है उसको तो हम रखेंगे ही लगभग 6 से 8% के आसपास। इसके अलावे अन्य खलियां जैसे तीसी, तिल, इस खली हैं, इनको भी हम 4 से 6% के आसपास रख सकते हैं। इसके अलावे राइस पॉलिश 13 से 15%, व्हीट ब्रान 4 से 5%, फिश मील 6 से 7%, DCP डाई कैल्शियम जो है वो हम 1% रखेंगे। नमक
जो साधारण नमक है, खाने की नमक है, ये 0.25% तथा मिनरल मिक्सचर, जो अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर हो, इसको हम 1.7% से 2% के आसपास रखते हैं। इन सबों के अलावे जो एक भी और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है सेल ग्रेट या स्नेल मिक्सचर जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगभग 5 से 6% मिलाना आवश्यक होता है। इन सबों के अलावे कुछ किसान इसमें टॉक्सिन बाइंडर, विटामिन्स या अन्य जो प्रोबायोटिक्स होते हैं या प्रीबायोटिक्स होते हैं, उन सबों को भी अच्छे उत्पादन और मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मिला सकते हैं। लेयर मुर्गियों में खाना पचाने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आपको इनके आहार को समय से देने की जरूरत होगी। तो आप इनको किस समय पर दाना दें, आइए जानते हैं। इसमें अलग अलग उम्र के अनुसार किसान भाई दाना मिश्रण में प्रोटीन की मात्रा को निर्धारित करें तो अच्छा होता है। तो किसान भाई जो 0 से 6 सप्ताह के आसपास जो दाना हम देंगे, जिसको स्टार्टर राशन के रूप में जाना जाता है, उसमें 20% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखें। और 6 से 12 सप्ताह के आसपास के चूजों को, जिनको ग्रोअर राशन दिया जाता है, वो 17.5 से 18% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखें। इसके बाद 12 से 15 सप्ताह तक, जो कि एक अंडे देने की उम्र के आसपास आने वाला स्थिति होती है, उस समय में हम 15 से 16% प्रोटीन की मात्रा रखते हैं। फिर जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी जो मुर्गियां अंडा देनी शुरू कर देती हैं, तब हम 16 से 18% के आसपास प्रोटीन की मात्रा रखते हैं। ये आप अंतिम समय तक, अंतिम मतलब आप 72 से 70-72 सप्ताह तक यही प्रोटीन की मात्रा निर्धारित